नमस्ते बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम इसमें पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ भाग 4। तो ये हमारा कार्यपत्र 4 है। आपको याद होगा पिछली बार भी हम लोगों ने इसके एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे। तो अब आगे पढ़ते हैं। जब बहुत दिनों बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता रहा मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। अभी देखो बेटा, जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वो जल्दी से अपने सामने बैठे व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। और फिर कोई व्यक्ति जब बहुत दिनों बाद आता है तो कोई भी भूल जाता है उसको। तो लेखक बहुत दिनों बाद उनके पास गया था, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल मतलब याददाश्त। जब हम कोई याद करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी पिछली बातें याद करते हैं। अतीत यानी कि जो बीत गई, हम उसको याद करके कोशिश करते हैं पहचानने की कि ये कौन व्यक्ति है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि माने नज़र, इधर अपने चारों तरफ देखा। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई। मचिया पहले भी आपको बताया था ना, खाट, चारपाई जिसको हम कहते हैं। और ना ही भट्टी। भट्टी मतलब जिसमें वो लाख पिघलाया करता था, जिसमें आग जलाते हैं। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। प्रचार मतलब फैल गया है कि सब जगह अब गांव में कांच की चूड़ियाँ फैल गई हैं, सब लोग उसे ही पसंद करते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा बेटे एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति बार बार खांसता रहता है और कफ उसके फेफड़ों में जम जाता है। तो अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। शरीर ढलना मतलब बूढ़ा होना, कि बहुत बूढ़ा हो गया था, जर्जर हो गया था उसका शरीर। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग कमज़ोर होते चलते हैं। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। लवी की पहचान होती है बूढ़े हानि की कि नसें जो हैं वो मोटी मोटी दिखने लगती हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका मतलब जो शक मुझे हो रहा था कि उसको दमे की बीमारी है, तो वो उसको पता लग गया बदलू काका को। बोला, दमा नहीं है मुझे, फंसली खांसी है। फंसली खांसी मतलब जो मौसम चेंज होने पर होती है, सबको होती है। तो वही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा माने दुख। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काट देना मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ से काट देना, ये मुहावरा है बच्चों, और जिसका मतलब होता है कि उनका रोजगार छिन गया था। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात
मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब खुश होकर। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब मतलब मेरी ओर देख कर बोला, मुझसे बात करने लगा। माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। तो ये देखिए बेटा, जब गांव के जो व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत ही अपनापन होता है और उनसे अगर कोई उनके घर मिलने आता है तो वो उसकी आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो अब लेखक भी उनके घर आया हुआ था तो वह उसका स्वागत किस तरह से ना करता। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। मतलब ये देखो कितना दुख था बदलू काका को कि उनके काम बंद हो जाने के कारण उनके पास पैसों की कमी आ गई थी, क्योंकि वो कुछ और काम नहीं कर सकते थे, अब बूढ़े हो गए थे। तो गाय को देखभाल करना और उसको खिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने बेचारों ने वो गाय भी बेच दी थी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी बेटे एक आम का नाम होता है। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि बेटे, आप अपने दोनों हथेलियों को जब जोड़ेंगे जो शेप बनती है तो उसको हम कहते हैं अंजलि। आप भी कई बार ऐसे करके पानी पीते हो ना, दोनों हाथों को जोड़कर, या कुछ सामान भरना होता है तो दोनों हाथों को जोड़कर हम उसमें सामान भर सकते हैं। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। मतलब उसके हाथों में जो चूड़ियाँ पहनी थी वो उसको देखकर एकदम थोड़ा सा नज़र वहाँ पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। फबना यानी कि सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। बूढ़े व्यक्तियों को बेटे बहुत अच्छी तरह से लोगों को परखना आता है, तो वो समझ गया कि लेखक कहाँ देख रहा है। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो बेटा यहाँ पर देखो, जो लेखक है वो बदलू काका की तारीफ कर रहा है कि उन्होंने जो उनकी बेटी ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी लाख की, वो उन्होंने जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाई थी और जमींदार उनको बहुत कम पैसे दे रहा था उसके लिए। पर लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इतने कम पैसों में अपनी मेहनत नहीं बेचूंगा, और उन्होंने वो चूड़ियाँ उसको नहीं दी। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मुझे खुशी हुई उनकी इस बात को सुनकर कि गरीबी थी, अगर कोई और व्यक्ति होता तो सोचता कि चलो जो पैसे मिल रहे हैं मैं ले लूँ, पर उनको अपनी मेहनत पर गरूर था, अभिमान था कि वो अपनी मेहनत इतने कम पैसों में नहीं बेचेंगे। तो इस तरह से वो हारे नहीं थे, उनको अपना स्वाभिमान जो था वो जिंदा रखा था उन्होंने। तो इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बेटा देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू के मन में व्यथा माने दुख। मैंने पहले भी बताया आपको कि बदलू के मन में यह दुख था
कि उनका रोजगार छिन गया था। जो वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, अब उन्हें कोई नहीं खरीदता था। ठीक है। प्रश्न दूसरा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मतलब अब जो चूड़ियाँ थी वो मशीनों से बन रही थी, कांच की चूड़ियाँ, तो उससे बदलू के जीवन में क्या परिवर्तन हुए। तो उसके लिए आप आंसर में लिखेंगे कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके पास पैसों की कमी हो गई, क्योंकि काम नहीं रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब वो चूड़ियाँ नहीं बेच पाते थे, कोई खरीदता नहीं था, तो और पैसे ना आने की वजह से वो गरीब होते चले गए, और गरीब होने के कारण अच्छा खाना नहीं मिलता था तो वो बीमार हो गए। अब प्रश्न तीसरा, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं। मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो मशीनों के आने से हमारे जीवन में लाभ भी हुए हैं बेटा और हानियाँ भी हुई हैं। तो पहले हम लाभ बता दें कि मशीनों के आने से अब सुंदर सुंदर चीज़ें बनने लगी हैं जो कि हाथ से नहीं बना पाते थे। और नंबर 2, एक तो ये लाभ हो गया, दूसरा लाभ क्या हुआ है, अब मशीन से कम समय में और कम व्यक्तियों द्वारा काम किया जा सकता है। ज़्यादा काम किया जा सकता है, मतलब कम समय में और कम व्यक्तियों द्वारा ज़्यादा काम किया जा सकता है। और अब इससे हानि क्या हुई। नंबर 1, जो लोग हाथ से काम करते थे उनका रोजगार छिन गया, उनके पास काम नहीं रहा। ठीक है। और नंबर 2, एक तो ये हानि हुई इससे मशीनों के आने से, और दूसरा मशीनों के आने से जहाँ पर रोजगार छीना तो लोग क्या हो गए, गरीब होते चले गए। गरीब गांवों में, खास तौर से गांवों में लोग गरीब हो गए। अब प्रश्न चौथा, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। मतलब बदलू अपने जीवन में हारा नहीं है, ये लेखक को इस तरह पता चला जब बदलू ने जमींदार को 10 आने में अपनी चूड़ियाँ नहीं बेची। वह अपनी मेहनत को इतने कम पैसों में नहीं बेचना चाहता था। तो इससे लेखक को पता चला कि बदलू अभी भी हारे नहीं हैं। तो बेटा ये हुई आपकी वर्कशीट पूरी। मैंने आपको पढ़कर भी सुना दी और प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दिए हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। अगली बार फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, नमस्कार बच्चों।